कैसी बहू हो तुम? तुम्हारी सास रो रही हैं, तुम्हें कोई असर नहीं पड़ रहा? अरे नहीं, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कहते हुए प्रमीला जी धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। प्रमीला जी को ऐसे चीखते हुए चिल्लाते हुए गिरते देख उनकी बहू आंचल किचन से भागते हुए आती है। क्या हुआ माँ जी? क्या हो गया आपको? क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गई, मत पूछो क्या हुआ। प्रमीला जी इतना तेज तेज रो रही थी कि उनके पति केदार जी भी बाहर से भागते हुए आए। अरे प्रमीला, क्या हो गया? क्यों रोए जा रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं, कुछ भी ठीक नहीं आलोक के पापा। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी जो सोने की चैन थी ना, वो जाने कहाँ गिर गई। पूरे रास्ते मैंने ढूंढा, कहीं नहीं मिली। सास के मुंह से चैन की बात सुनते ही आंचल मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, चलो अच्छा ही हुआ। जो अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता है उसके साथ ऐसा ही होता है। मन ही मन सास को बड़बड़ाने लगी आंचल। जब उसे पता चला कि प्रमीला जी चैन खोने की वजह से दुखी होकर रो रही हैं, तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। तभी उसके कानों में उसके ससुर केदार जी की आवाज़ पड़ी, अरे प्रमीला, रो मत, अब खो गई तो क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हें दूसरी चैन बनवा दूंगा। लेकिन प्रमीला जी इतनी जल्दी कहाँ चुप होने वाली थी। जब तक सारे नात रिश्तेदार गांव वाले चैन के बारे में जान न जाएं, तब तक भला वो कहाँ चुप होंगी। ये आंचल को अच्छी तरह से पता था कि जब तक माँ जी चैन के बारे में सबको बता नहीं देंगी, तब तक वो ना पानी पिएंगी ना खाना खाएंगी। इसलिए आंचल उन्हें चाय पानी पूछने भी नहीं गई, क्योंकि वो प्रमीला जी की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ थी। आंचल की नज़रों में प्रमीला जी की सोने की चैन खोई नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर गिराया गया। क्योंकि सुबह जैसे ही प्रमीला जी ने उस चैन को पहना था, आंचल ने टोका था। आंचल ने तुरंत ही टोका, माँ जी, ये चैन का हुक ढीला है, बहुत कमज़ोर हो गया है, कभी भी टूट सकता है, आप इसे बिना बनवाए मत पहनिए। लेकिन प्रमीला जी भला कहाँ आंचल की बात सुनने वाली। जैसे आज तक नहीं सुनी, वैसे ही आज भी नहीं सुनी। आंचल की बात को अनदेखा करते हुए चैन पहन ली और चल दी मार्केट। और अब जब चैन गिर गया तो रोना धोना शुरू। ये कोई आज की बात नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं। जब भी आंचल ने प्रमीला जी को टोका है कि माँ जी ये काम मत करिए, प्रमीला जी जानबूझकर वही काम करती। और अगर वही बात प्रमीला जी की बेटी पूनम बोल दे कि माँ ये काम मत करो, तो प्रमीला जी तुरंत मान जाती। ऐसे ही एक बार गांव में किसी के यहाँ शादी थी। प्रमीला जी को जाना था। प्रमीला जी तैयार हो गई, मेकअप अच्छे से कर लिया, गहने पहन ली, चूड़ियाँ पहन ली। इन सब चीज़ में प्रमीला जी बहुत तेज थी। सजने में संवरने में तो वो अपनी बहू को भी पीछे छोड़ देती। जैसे ही तैयार होकर आंचल के पास आई, बोली, बहू देखना मेरी साड़ी ऊपर है, जरा नीचे खींच देना। आंचल को साड़ी थोड़ी शादी के हिसाब से फीकी लग रही थी, तो उसने कहा, माँ जी कोई दूसरी साड़ी पहन लीजिए ना, ये बहुत हल्की लग रही है। लेकिन प्रमीला जी को आंचल की बात सुननी ही कहाँ थी, ध्यान ही नहीं दिया और शादी में चली गई। वहाँ से अपनी फ़ोटो निकलवा कर पूनम को भेजा। पूनम माँ की फ़ोटो देखते ही फ़ोन करके बोली, माँ सब तो ठीक है, लेकिन ये साड़ी क्या पहन लिया तुमने, तुम्हारे पास और कोई साड़ी नहीं थी, कितनी हल्की लग रही है। बस फिर क्या था, प्रमीला जी शुरू हो गई, अरे बेटा अब तुम तो हो नहीं, कौन ध्यान देगा, अब जाने दो, अगली बार से अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं तुमसे पूछ कर साड़ी पहन लूँगी। अब प्रमीला जी पूनम की वही बात जो भी आता सबको बताती। जीजी, मैंने जैसे ही पूनम को फ़ोटो भेजा, उसने तुरंत कहा, मम्मी क्या साड़ी पहनी हो, आपके पास कोई और साड़ी नहीं थी। मेरी बेटी मेरा बहुत ध्यान रखती है, ससुराल में है लेकिन इसका ध्यान मेरे ऊपर ही रहता है। अब ये बातें सुन सुनकर आंचल को बहुत बुरा लगता। मन में आया कि बोल दे, माँ जी मैंने भी तो आपको पहले ही टोका था। लेकिन आंचल की बात प्रमीला जी सुनती ही कब थी जो आज सुनेंगी। वैसे ही एक दिन सुबह की चाय को लेकर घर में बवाल हो गया।
प्रमिला जी को गैस की प्रॉब्लम थी, पेट में दर्द हो रहा था। रोज रोज सबसे पहले खाली पेट दवाई ही खाती थी। आंचल ने उन्हें एक बार बोला भी, माँ जी आप खाली पेट चाय मत पिया करिए, खाली पेट चाय पीने से गैस बनती है, डॉक्टर ने बोला है। बस बहू तू मुझे सिखा मत, चाय नहीं बनानी है मत बना, मैं खुद बना लूँगी। ये बहानेबाजी मत ही बताओ, तुम डॉक्टर हो जो मुझे बता रही हो। सास की कड़वी बात सुनकर आंचल बड़बड़ाने लगी। जाओ बीमार हो या जाकर भर्ती हो जाओ, जब बात ही नहीं सुननी तो कहना ही बेकार है। गैस की वजह से प्रमिला जी की हालत खराब हो रही थी। धीरे धीरे सर में भी दर्द हो रहा था। फोन पर जब बेटी ने हालचाल पूछा तो प्रमिला जी बड़ी दुखी होकर बोली, अब क्या हालचाल बताऊं बेटा, मैं तो गैस से ही परेशान हूँ। कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, दवाई खाने पर भी कोई असर नहीं है। बताओ सुबह से चाय पी के हूँ मैं। माँ अब खाली पेट चाय ना पिया करो, देखो मेरी सास हैं, वो कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीती हैं, उनको भी दिक्कत होती थी। आप चाय से पहले कुछ खा लिया करो। अच्छा बेटा, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताओ, मैं भी परेशान थी। अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया। अब कल से मैं खाली पेट चाय नहीं पीऊँगी, कुछ खाकर ही पीऊँगी। और अगले दिन ही सुबह प्रमिला जी आंचल से कहती हैं, बहू एक काम करो, चाय के साथ ना कुछ हल्का फुल्का सा मुझे कुछ दे ही देना। पूनम ने बोला है खाली पेट चाय पीने से नुकसान करता है और गैस भी बनती है, उसकी भी सास नहीं पीती हैं। बस इतना सुनते ही आंचल चिढ़ गई। माँ जी मैंने भी तो कल आपको यही बात बोली थी ना, तब तो आपने मेरी बात सुनी नहीं। अब वही बात जब दीदी ने बोल दिया आपको समझ में आ गई। अरे बहू मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, अब जो कह रही हूँ उतना सुनो। लेकिन आंचल सब समझ रही थी। प्रमिला जी का गांव का घर था, लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। जितने लोग भी आते जाते सबको एक ही बात, जिज्जी खाली पेट चाय मत पिया करो, मेरी पूनम ने कहा है बहुत नुकसान करता है, कुछ खा पी कर पिया करो। बड़ी समझदार है, बताती रहती है मुझे काम की बातें, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पूरे गांव में घूम घूम कर बेटी की तारीफ करती रहती। यही सब देख देख कर अंजलि चिढ़ जाती कि वही सारी चीज़ें मैं बताती हूँ तो माँ जी को समझ में नहीं आती, और दीदी बता दे तो झट से दिमाग में घुस जाता है। बस इसीलिए अब आंचल ने कुछ भी बोलना बंद कर दिया। भले ही प्रमिला जी आग में कूद जाए, लेकिन आंचल उन्हें नहीं रोकती कि माँ जी आग में मत कूदो, जल जाओगी, क्योंकि उसे पता था कि मेरे रोकने से तो ये रुकेंगी नहीं। और उसी का खामियाजा आज उन्हें मिल रहा है। आज सुबह भी जब ये सोने की चैन पहनकर निकली थी, सोने की चैन वाली बात थी, महंगा था, इसलिए ना चाहते हुए भी आंचल ने एक बार रोक दिया। माँ जी इसका हुक ढीला है, मत पहनिए। लेकिन आदत के अनुसार प्रमिला जी कहाँ मानने वाली थी, पहन के चल दी। और जब चैन खो गया तो छाती पीट पीट कर रो रही हैं। आंचल चुपचाप कमरे में लेटी थी कि तभी केदार जी की आवाज़ आई, बहू तुम कहाँ अपने कमरे में चली गई? तुम्हारी सास हैं, परेशान हैं, रो रही हैं, कम से कम उनके पास ही बैठ लो। ससुर जी की आवाज़ सुन आंचल बाहर आई। क्या बहू तुम क्या कमरे में बैठी हो? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी सास दुखी है, परेशान है, उनके पास बैठो तुम। अरे उसे क्या फर्क पड़ेगा आलोक के पापा, उसे क्यों फर्क पड़ने वाला, वो तो मन ही मन खुश होगी। सही कहा माँ जी आपने, बिल्कुल खुश हूँ मैं। बहू ये क्या बात कर रही हो? तो क्या करूँ पापा जी, माँ जी को तो मेरी हर बात में बुराई नजर आती है, इन्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। आज सुबह जब ये चैन पहन के जा रही थी तभी मैंने इन्हें मना किया था कि माँ जी चैन मत पहनिए, इसका हुक ढीला है। लेकिन मजाल है कि माँ जी मेरी बात मान जाए। और ये चैन ही नहीं, मैं तो इनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसमें टोकती हूँ, लेकिन ये कहाँ सुनती मेरी बात। इन्हें तो बस दीदी की ही भाषा समझ में आती है। अगर वही दीदी बोल देती कि हुक ढीला है मत पहनो, ये तुरंत निकाल देती। लेकिन मैंने बोला था इसलिए और भी जानबूझकर पहन के चली गई। क्या तुमने देखा था उसका हुक ढीला था?
केदार जी ने हैरानी से पूछा। हाँ पापा जी, पूछे ना माँ जी से। प्रमीला, ये बहू क्या कह रही है? प्रमीला जी ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस रोती रहीं। केदार जी सब कुछ समझ गए और अब उन्हें प्रमीला जी के रोने पर गुस्सा भी आ रहा था। प्रमीला, उठो, जाओ अपने कमरे में बैठकर जितना रोना है जाकर रो लो। जानबूझकर तुमने चैन खोई। तुम्हारी चैन गिरी नहीं, तुमने खो दी है, वो भी जानबूझकर। अब तक तो मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए चैन बनवा दूंगा, लेकिन बस बहुत हो गया। अब तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बनवाने वाला। नहीं आलोक के पापा, ऐसा मत कहिए। मुझे नहीं लगा कि चैन गिर जाएगा। मैं मानती हूँ मुझे बहू ने रोका था, लेकिन मुझे भी लगा कि नहीं गिरेगा, मुझसे गलती हो गई है। अब मैं बहू की सारी बात मानूंगी, लेकिन मेरी चैन तो बनवा देना। बहू, अब तुम्हें जो लगेगा सही तुम मुझे बता देना। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। देख लिया मैंने इग्नोर करने का नतीजा। कहते हुए एक बार फिर से रो पड़ी प्रमीला जी। आंचल ने मन ही मन सोचा, बताओ क्या फायदा ऐसे ताव का। अगर पहले ही मेरी बात सुन ली होती तो कम से कम आज चैन से हाथ तो नहीं धोना पड़ता। चलो, कम से कम अगर आपके अंदर सुधार आ जाए तो ये मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात होगी।